नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, मैं ऐसा प्रश्न दे रहा हूँ, ऐसा टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, जो पहले भी पढ़ाया जा चुका है लेकिन अब एग्ज़ाम के लिए है। यानी एक बार रिवीजन कर लेना ज़रूरी है। अभी कुछ बच्चों का एग्ज़ामिनेशन हो गया है, कुछ बोर्ड वाले बच्चों का एग्ज़ामिनेशन हो गया है, तो हमने देखा जो साल भर हमने जो आपको पढ़ाया है वही आया हुआ है। यानी अगर आपने साल भर मेरे साथ रहे होंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि वही चीज़ आएंगी या आया हुआ है एग्ज़ाम में जो आपने पढ़ा है। पर सवाल ये है कि क्या आप उन चीज़ों को पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए एक बार और। ऐसे प्रश्न जिनके आने की संभावनाएं रहती हैं और जो आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस तरह से, सत्य असत्य वाले प्रश्न, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको बताना है कि वो सही है या गलत है। पहला प्रश्न, विलयन की चालकता तनुता के साथ बढ़ती है। कोई विलयन है, उसमें हम विलायक मिलाएंगे तो क्या उसकी चालकता बढ़ेगी या घटेगी? यानी उसे तनु करेंगे तो उसकी चालकता बढ़ेगी या घटेगी? इसमें लिखा हुआ है बढ़ती है। जवाब यह है कि जब आप विलायक मिलाएंगे तो इकाई आयतन में आयनों की संख्या भी कम होने लगती है। यानी जब आप आयतन बढ़ा रहे हो, तनुता कर रहे हो, तनु कर रहे हो उसे, तो जितने आयन पहले उपस्थित है उतनी ही आयन अब बड़े जगह पर फैलेंगे, तो इकाई आयतन में उसकी आयनों की संख्या कम होगी। यानी कि तनुता बढ़ेगा तो आयनों की सांद्रता कम होने लगेगी और इस तरह से उसकी चालकता घटती है। जहाँ पर बढ़ती लिखा है मतलब असत्य है। असत्य के लिए मैं ऐसे क्रॉस करूँगा और सत्य के लिए राइट करूँगा, तो ये इस तरह से ये असत्य है। दूसरा प्रश्न देखें क्या लिखा है। दूसरा प्रश्न लिखा है, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन जिसका परमाणु क्रमांक 25 है के चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन है। परमाणु क्रमांक 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, जरा देखें। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, अब ये 25 है मतलब ये मैंगनीज है, तो अगर उन्होंने कहा द्विसंयोजी मतलब इसकी संयोजकता 2 है, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? लास्ट में आप देखें ये पूरा का पूरा रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। लेकिन यहाँ से संयोजी कोश में से 4s0 और ये 3d5 होगा। 3d5 d5 5 है, 5 कक्षक होते हैं, इलेक्ट्रॉन 5 1 2 3 4 5 होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5। अब चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला है μ = n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। तब मान रखेंगे n की वैल्यू है 5 + 2 यानी कि हो गया √5 × 7 यानी कि √35। √35 का मान होगा कितना? 5.9 के आसपास बोर मैग्नेट्रॉन। यानी इस जगह पर ये आपको बता रहा है सही है। इस जगह पे क्या पता चला? ये सही है। अब मैं एक काम करता हूं, इस चीज को मैं मिटा देता हूं, है ना, इस चीज को मिटा देता हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या पढ़ाया। अगला चलते हैं। तो इस जगह पर हमें पता चला कितना, चलिए क्योंकि अगले क्वेश्चन को दिखाना है ना हमें, तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गया था। कितना आया? वो आया 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5
और हमने फॉर्मूले पे मान रखा था म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 + 2 यानी कि अंडर रूट 37 यानी कि 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन। चलिए, जगह नहीं था तो हमने ऊपर लिख दिया। अब चलते हैं हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो, आइडो तथा पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। लिखा है हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो या आइडो कंपाउंड या पॉलीक्लोरो कंपाउंड, यानी कि जैसे यहाँ पर बोला गया है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमो आइडो इथेन, ब्रोमो आइडो इथेन है, आइडोमीथेन है, इस तरह से ट्राइक्लोरो मीथेन जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हो, टेट्राक्लोरो मीथेन जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हो, ये जल की तुलना में भारी होते हैं। अतः इसका राइट आंसर हुआ कि नहीं, देखिए तो ये भारी होते हैं कह रहा है, तो यस ये भारी होते हैं, ये भी राइट है यानी सत्य है। असत्य है, सत्य है, दोनों सत्य सत्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सत्य असत्य में। एल्कीनो में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, इस पर योग करता है जिस पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करता है और योगात्मक क्रिया होगी। तो यहाँ तक तो ये सही लिखा है। अब लिखा है इसके विपरीत एल्डिहाइड व कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। क्या बता सकते हैं ये सही है? तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही E+ समूह इस जगह पर अटैक करता है और योगात्मक अभिक्रिया होगी। दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी जगह पे है नाभिक स्नेही CO, कार्बोनिल कंपाउंड में CO होता है। यहाँ पर Nu+ Nu-, यहाँ पर Nu- अटैक करता है। तो ये राइट है, सत्य है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है निम्नतर एलिफेटिक एमीन जल में विलय होते हैं। निम्नतर एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन निम्नतर में क्या होगा? CH3 NH2 C2H5 NH2, ये सब जल में विलय है। जबकि उच्चतर एमीन में क्या हो जाएगा? जैसे C4H9 NH2 या इससे बड़ा, जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बड़ी बड़ी हो या सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन हो, ये जल में अविलय होते हैं। यहाँ पर यह बात सही है कि निम्नतर तो विलय है परंतु उच्चतर अविलय है, ये बात सही है, यानी कि ये भी सत्य है। जो प्रश्न आप इस तरह से देख रहे हैं वो अलग रूप में भी देखने को मिल सकता है आपको। ज़रा देखें, घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शक्कर को ग्लूकोज कहते हैं। आपको पता है शक्कर C12H22O11 है और ग्लूकोज C6H12O6 है। तो दोनों में अंतर है, ये साफ नज़र आ रहा है। तो ये गलत है क्योंकि सुक्रोज सुक्रोज को शक्कर कहते हैं, ग्लूकोज ही है। तो इस जगह पर ऐसा कहा जाता है, बोला गया है। क्या दोनों सेम है? नहीं है, दोनों सेम, इसलिए ऐसा बोलने पर यह बात गलत हो जाएगा। इस तरह से इसका जवाब तो ये हुआ। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है सही जोड़ी बनाइए। जब भी सही जोड़ी बनाने की बात आता है तब क्या करें? एक तरफ पहले पढ़ लें, एक तरफ दूसरी तरफ फिर पढ़ लें। जैसे ए साइड में लिखा है ग्लाइकोजन सोडियम बेंजोएट, तीसरा लिखा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिर लिखा है K4FeCN6, फिर लिखा है वेग। समीकरण है K एक्टिव मास की पावर 3/2, B की पावर जो है -1। दूसरी तरफ लिखा हुआ है पिक्रिक अम्ल, द्वितीयक संरचना 6। एक्चुअली द्वितीयक संरचना की जगह पे द्वितीयक संयोजकता होना चाहिए था,
यहाँ पर ये शब्द पे ध्यान देंगे, द्वितीयक संयोजकता, ये शब्द कट करके द्वितीयक संयोजकता होना चाहिए था। 6 है खाद्य परिरक्षक, अर्धकोटि और जंतु स्टार्च। जब आप इतनी चीज़ों को पढ़ते हैं तो कुछ कुछ रिलेशन पता चलता है, जैसे ग्लाइकोजन जंतुओं में लीवर में पाई जाती है, स्टोर होता है पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन के रूप में। एक तरह का जंतु स्टार्च कहा जाता है ग्लाइकोजन को, क्योंकि पादप स्टार्च होता है। स्टार्च या ये एक तरह कार्बोहाइड्रेट है, तो जंतु कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन और पादप कार्बोहाइड्रेट आप समझ सकते हैं स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है। अब चलते हैं आगे, सोडियम बेंजोएट की बात करते हैं। सोडियम बेंजोएट एक खाद्य परिरक्षक है, सी, तो इसके लिए ई आएगा, इसके लिए सी आया, यस। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल है, ये है आपका ए, यस। फिर है K4FnCN6 में द्वितीयक संयोजकता यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसमें आंसर होगा बी, द्वितीयक संयोजकता बी, यस। फिर आता है फाइनल बच गया, वो अर्धकोटि संबंधित है, तो ये ऐसा कैसे, तो कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं, कोटि इज इक्वल टू, इसमें घात है 3/2 प्लस -1, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 -1 1/1, इसको हम लिख सकते हैं, दोनों बेस को बराबर करें, एलसीएम ले लें तो 2 आएगा, तो 2 3 और यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा तो 2, यस। तो 1/2 यानी कि ये है 0.5 अर्धकोटि, यानी कि इसका कोटि कितना है, आधा है, 0.5, इसकी कोटि कितना है 0.5 है, तो ये हुआ आंसर इसका डी, यस। तो ये तो बड़ा आसान रहा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अरे एक शब्द में उत्तर लिखिए, ठीक है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम लिखिए। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अब यहाँ पर आता है कि बी कॉम्प्लेक्स में जो चीज़ें जो बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन्स होते हैं, उन सारे विटामिन्स के नाम आपको पता होना चाहिए। इन्होंने B2 पूछा है, हो सकता है B1 पूछ दे, तो इस तरह से B3 पूछ दे, B5 पूछ दे, B7 पूछ दे, B6 पूछ दे, B9 पूछ दे, B12 पूछ दे। तो आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है पूरी चीज़ें लिख करके, ताकि आप याद कर सकें। B1 को कहते हैं थायमिन, B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, B3 को कहा जाता है नियासिन, B5 को कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 फोलेट और B12 को कोबालेमिन कहा जाता है। तो ये आप याद रखें। मैंने पूरा लिस्ट ही दे दिया है। अब ये बात पूछेगा कि कौन सा पूछा जाता है, अभी तो B2 पूछ दिया, फिर कभी क्या पूछे क्या ठिकाना। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेराइट 2 का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखो भाई, इसको बनाने का तरीका एक ही होगा कि यहाँ पर आयन के रूप में हमारे पास ये है, आयन क्या है Fe3+, ये आयन हुआ। कॉम्प्लेक्स क्या है, यहाँ पर फेरेट Fe2+ में है, देख लें फेरेट है ये, तो Fe2+ में है। और दूसरी बात है हेक्सासाइनाइडो यानी कि CN6 टाइम। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक CN का एक माइनस होता है, तो यहाँ पर 6 माइनस हो गया, टोटल माइनस बचा हमारे पास -4। अब ये 4 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, तो असली फॉर्मूला जो बनेगा इनसे रिलेट होके बनेगा, ये इसकी संख्या बनाएगा Fe4 FeCN6 इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। कैसे बना है मैंने आपके सामने लिख दिया है, तो इसका असली फॉर्मूला ये होगा। तो ऐसे प्रश्न यानी नाम दिया जाएगा, फॉर्मूला लिखने के भी प्रश्न आपके पास आ सकते हैं। तो ये जैसे आपने फॉर्मूले से नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर नाम से फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है।
चलिए साहब, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी? द्वितीय कोटि, अब यहाँ पर किसी अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण के लिए दर स्थिरांक कैसे निकाला जाए, तो इस बारे में थोड़ा ध्यान रखें। पहली बात कि आप जानते हैं अभिक्रिया की दर इज इक्वल्स टू दर स्थिरांक और अभिकारक के ऊपर n। अब यहाँ पर n जो है वो 2 है, कोटि 2 है, तो चलो साहब हम रखते हैं, हमें k का मान निकालना है, तो k इज इक्वल्स टू क्या होगा? k इज इक्वल्स टू r बाई a पर पावर ये नीचे 2 हो गया। अब इसकी इकाई लिखते हैं, तो दर की इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये होता है इसकी इकाई दर की। और सांद्रता की क्या होता है? मोल पर लीटर। अब इस पर है घात 2। चलो साहब काम करते हैं, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड बाय, ये इसको मैं 2 बार लिख दूं, मोल पर लीटर मोल पर लीटर। इससे क्या होगा? एक एक मोल को मैं काट सकता हूं। ये मोल पर लीटर कट गया, तो हमारे पास ये मोल ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा पर मोल लीटर चला गया, लीटर पर सेकेंड, ये है इसकी इकाई। तो आप देख रहे हैं आंसर जो मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर इसका आंसर हो गया, इसमें ये वाला आंसर हो गया, और ऊपर वाले का आंसर तो आपको पता चल गया, राइबोफ्लेविन है। यस, तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो चलिए, ऐसे शॉर्ट आंसर्स भी आपको पता होनी चाहिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न हमारे पास है, शून्य प्रतिरोधकता एवं अनंत चालकता वाले पदार्थ को कहते हैं। ये क्या होगा इसका आंसर? वैसे तो इस प्रश्न को नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि ये सॉलिड स्टेट से रिलेट है, लेकिन पूछा गया है अभी इसी साल के में, जहाँ पर ये चैप्टर ना भी हो वहाँ पर भी पूछा गया है, और फिजिक्स में तो बताया जाता है, पूछा ही जाता है। तो क्या जवाब होगा इसका, ये बताना है। तो इसका जवाब है शून्य प्रतिरोधकता, यानी ऐसे चालक जिसमें कोई प्रतिरोध है ही नहीं है और ये पूर्ण से चालक होता है, इसको कहा जाता है पूर्ण चालक, यानी हम कह सकते हैं अति चालक, सुपर कंडक्टर। आंसर है अति चालक, सुपर कंडक्टर अति चालक कहलाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघट्य K2SO4 के पूर्ण वियोजन के लिए I यानी कि 1/2 घटक का मान क्या होगा? कुछ मत करिए, इसको आप तोड़ दीजिए, पानी में घोलिए, तो K प्लस मिलेगा कितना? 2, SO4 आयन मिलेगा 1, इस तरह से टोटल आयन 2 आयन ये हो गया, 1 आयन ये हो गया, यानी टोटल I की वैल्यू हो गई 3। इसकी 1/2 फैक्टर होगा 3। ये हुआ इसका आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलें। सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब इनमें आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या है। कोशिश करिएगा, आप भी जवाब दे पाएंगे क्योंकि आप एग्जाम में जा ही रहे हैं, तो आपके पास आंसर तो होना ही चाहिए। चलो कोशिश करते हैं क्या होगा। विलयन का वह दाब जो कि विलायक के प्रवाह को रोकता है कहलाता है। विलयन का वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है, विलायक के प्रवाह को रोकता है और विलयन से संबंधित है। तो यह है वाष्प दाब, परासरण दाब, आंशिक दाब, गैस दाब। तो विलयन का वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है, तो विलायक जब 2 विलयनों के मध्य अर्धपारगम्य में झिल्ली रखी जाती है तो विलायक विलयन की ओर गति करती है, तो विलायक की प्रवाह को रोकने के लिए लगाई गई दाब परासरण दाब कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, यह ऑस्मोसिस से संबंधित है। चलिए हम काम करें फटाफट आंसर देने का, ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कर सकें। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, 1 मोल Al3+ को Al में अपचयित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? यहाँ पर Al3+ से आपको करना है Al बनाना है।
सीधा सा मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन होता है 3 फैराडे के बराबर। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 फैराडे के बराबर और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 3 फैराडे के बराबर होगा। तो सीधा सीधा मतलब है 3F। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस चीज़ को पढ़ा है। अब चलते हैं आगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग वृद्धि होगी। वेग स्थिरांक में कितनी वृद्धि हो जाती है? 10 डिग्री सेल्सियस अगर ताप में वृद्धि किया जाए तो यहां पर लिखा है कोई परिवर्तन नहीं, तिगुना, 2 गुना, 10 गुना। इसको कहते हैं ताप गुणांक। आपने पढ़ा होगा ताप गुणांक। ताप गुणांक आपने पढ़ा है KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर बाई KT। तो ये है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर बढ़ा दिया जाए तो उस स्थिति में यह 2 गुना बढ़ जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू लगभग 2 के बराबर होती है। ताप गुणांक में यही पढ़े हो आप। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? बहुत आसान है इसका आंसर देना। A 39, B 40, C 38 और D है 36। इधर उधर क्या सोचना, सीधा सीधा जवाब आपको पता है क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट्स 3 नहीं 4 सीरीज होते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। हर संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व होते हैं और इस तरह से संक्रमण श्रेणी तत्वों की संख्या हमारे पास होगी। डी ब्लॉक तत्वों की संख्या होगी 40। लेकिन अगर संक्रमण श्रेणी तत्वों की संख्या कहेंगे तो 4 कम करके 36 कर सकते थे, क्योंकि सभी डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। डी ब्लॉक तत्व 40 होंगे, संक्रमण तत्व 36 होंगे। अब बात करते हैं आगे। सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है। सैलिसिलिक अम्ल किसको कहते हैं बच्चों? ध्यान रखो, COOH। ये सैलिसिलिक अम्ल है, यहाँ पर ये बेंजोइक अम्ल है, OH लग गया, सैलिसिलिक अम्ल है। इसकी क्रिया CH3 COCl से करा दूं, यानी एसिटिल क्लोराइड से करा दूं, ये H और ये Cl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और क्या बनेगा ज़रा देखें, COOH हो गया, COOH। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से एक ये वाला पोर्शन इसमें लगा दें, ये O लगा हुआ है, H की जगह मैं लगाता हूँ COCH3। तो ये आपने देखा कि Cl निकल गया H के साथ और जो बचा है उसमें जुड़ गया। यही है एस्प्रिन। ये आंसर याद रखिएगा। एस्प्रिन एक दर्द निवारक औषधि है, एनाल्जेसिक कंपाउंड है, यानी कि आप को अगर किसी तरह से दर्द हो, यानी जिसको डिस्प्रिन के नाम से मार्केट में मिलती है, यानी कि दर्द के दवाई के रूप में ये मिलता है और इसका उसी तरह उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ये एस्प्रिन है, डिस्प्रिन के नाम से मार्केट में मिलती है। अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट, अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अम्ल क्लोराइड RCOCl एसिड क्लोराइड, बेरियम सल्फेट BaSO4, अवलंबित पैलेडियम PD, उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन गैस से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यस, RCHO प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या? मैं सब कुछ लिख दिया हूं। क्या बोला उसने? RCOClH2 गैस प्रवाहित किया गया, बेरियम सल्फेट और पैलेडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई गई। तो क्या हुआ? H और Cl निकल जाएगा, HCl और एक H बचा हुआ है, देखें लास्ट में RCO और इस जगह पर H एल्डिहाइड बन गया। इस अभिक्रिया को कहा जाता है रोज़नमुंड अपचयन।
क्या कहा जाता है? रोजनमुंड अपचयन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में कई बार रिवीजन कराते समय ये बात आपको करा चुका हूं। फिर आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो देखते हैं क्या आंसर होगा। कुछ प्रश्न देखते चलें। पहला प्रश्न लिखता है विलयन के सभी गुणधर्म, विलयन के डैश सभी गुणधर्म वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है। क्या होगा? यहां पर शब्द लिख दिया गया है सभी, और सभी शब्द के साथ के बाद लिखा है गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म पढ़े हो? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अणु संख्यक गुणधर्म। तो क्या सभी अणु संख्यक गुणधर्म, सभी अणु संख्यक गुणधर्म वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित होते हैं? सीधा सा आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्या लिखा जाता है? ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में जिनकी दक्षता, ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में जिनकी दक्षता 40% होती है, ईंधन सेल की प्रतिशत दक्षता के साथ विद्युत उत्पादित करती है। वैसे अगर कॉन्सेप्ट के बेस देखा जाए तो 100% लिखा जाना चाहिए, लेकिन 60 से 70% वो दक्षता दर्शाती है। 60 to 70% आप लिख सकते हो, ठीक है। वैसे रियल दक्षता यही है 60 से 70%, लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो उसकी दक्षता होनी चाहिए 100%। फिर बात आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी को सामान्यतः खाली स्थान तत्वों में शामिल नहीं किया जाता। जिंक, कैडमियम, मरकरी को किस में शामिल नहीं किया जाता है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं किया जाता है। संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं किया जाता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। CCl4 में घुले ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का एल्कीन यानी जिसमें डबल बॉन्ड होता है, में डालने पर ब्रोमीन का रंग उड़ जाता है। तो 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड बनता है, अल्फा बीटा डाई ब्रोमो कंपाउंड बनता है। तो लिखा है यह किसी अणु में खाली स्थान की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण विधि है। यह विधि है संतृप्तता की पहचान करने में। यानी अणु संतृप्त है कि नहीं, यानी अणु में डबल बॉन्ड है कि नहीं, इस बात की पता लगाया जाता है। डबल बॉन्ड है तो असंतृप्त है, और डबल बॉन्ड नहीं है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो रंग उड़ जाएगा, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो रंग उड़ जाएगा, लाल रंग ब्रोमीन का उड़ जाएगा। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है तो रंग नहीं उड़ेगा। तो इस तरह से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है, और एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। चलिए साहब, एमिनो में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, एमिनो में, एमिन यानी RNH2 है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं के कारण यह खाली स्थान की भांति व्यवहार करती है। इलेक्ट्रॉन युग्म होना और वह इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता, यानी कि ये इसकी लुईस क्षार होने की, लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है। प्रोटीन के जल अपघटन के केवल खाली स्थान ही लिखा है। प्रोटीन के जल अपघटन से केवल खाली स्थान ही प्राप्त होंगे। प्रोटीन का जल अपघटन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आप समझें क्या प्राप्त होगा बच्चों, बताओ जल्दी से। तो प्रोटीन का जल अपघटन होगा तो मिलेगा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल। तो यहां तक का ये जवाब हुआ आपका। फिर बात करते हैं आगे। केनिज़ारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन में कोई प्रमुख दो अंतर लिखिए। एक प्रश्न हुआ, दूसरा प्रश्न लिखा है अथवा करके। क्या होता है जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क बर्फ से क्रिया कर जल अपघटित होता है? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। यहां पर केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना है आपको, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है।
पहले वाला प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। कैनिज़ारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन में क्या अंतर है? दो अंतर तो कम से कम लिखें। कैनिज़ारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन। तो यहां पर दोनों के बीच हम अंतर करते हैं। देखिए, मेरा कहना है कि इन दोनों अभिक्रियाएं आपको पता होनी चाहिए, तब हम अंतर लिख सकेंगे। ऐसा नहीं कि आपको इन दोनों के अंतर याद करके आप एग्जाम में गए हों, ऐसी बात नहीं है। देखो, यहां पर पहला अंतर मैं लिख देता हूं, चूंकि अंतर पूछा गया है तो मैं अंतर ही लिख रहा हूं। पहली बात है अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड में होता है। यह अभिक्रिया किस में होता है? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड में होता है। जबकि इसमें क्या होगा? यहां पर अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड तथा कीटोन में होता है। पहली बात। दूसरा अंतर यह है कि केवल एल्डिहाइड में होता है। जबकि ये दूसरी बात है इसमें कि एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों में होता है। कई अंतर हम लिख सकते हैं। दूसरी बात है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। जबकि ये संघनन अभिक्रिया है, यह संघनन अभिक्रिया है। अब बात करते हैं, हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। हमें पता होना चाहिए दोनों रिएक्शन क्या है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई रिएक्शन, दो रिएक्शन के बीच में अंतर पूछा जाए तो पूरी कोशिश करिए कि उस रिएक्शन को समझें, तो हम जवाब दे पाएंगे। और ये करने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है और बार बार उन चीज़ों को करने की आवश्यकता होती है। मैंने कुछ अंतर, दो की जगह 3 अंतर लिख लिए, और भी चीज़ें आएंगी, और भी चीज़ें हम लिख सकते थे इसमें। चलिए साहब, अब अगला प्रश्न लिखता है कि जब मिथाइल मैग्नीशियम, एक मिनट क्वेश्चन को लिख दूं ठीक से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहां पर लिखा हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क बर्फ के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो मिथाइल यानी कि CH3CO मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम यानी Mg, ब्रोमाइड यानी Br, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा तो आप जानते हो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है एक बॉन्ड को तोड़ देता है, आपको पता होगा। जैसे ये था ना CO2, इसमें से कोई भी एक बॉन्ड तोड़ देगा, ये वाला या ये वाला। इसके टूटने से 2 जगह बनती हैं आपके पास। पहला क्या है? अब ये जो पार्ट है इसका CH3 अलग हो जाएगा, MgBr अलग हो जाएगा। तो Mg पॉजिटिव पार्ट है तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और बाकी CH3 इस जगह पे जुड़ गया। ऐसा होने पर फिर क्या बोलता है? इसके बाद जल अपघटन करेंगे, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में पानी के साथ या
ओनली अम्ल भी ना रहे तो पानी से ही रिएक्शन कराएंगे तो ही हो जाएगा। तो क्या होगा, ये वाला भाग टूट करके OH को ग्रहण कर लेगा। तो क्या मिला देखें तो Mg के साथ Br जुड़ा हुआ है और इसके साथ OH है। बच गया H, इस जगह पे जुड़ जाएगा। देखें क्या है, OCCH3 और इस जगह पे O है। इस O के पास ये जो बचा हुआ H है आके जुड़ गया, मतलब हम इसे लिख सकते हैं CH3COOH, यानी कि इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड बनता है। इस तरह से एसिटिक एसिड यहां पर बनते हुए हमने इस रिएक्शन में देखा है। चलो साहब आगे बात करते हैं। प्रश्न तो समझ में आ गया होगा, रिएक्शन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना के देखिए बार बार। जो भी बताया जा रहा है थोड़े फास्ट बताया जा रहा है, तो जो भी बताया जा रहा है आपके रिवीजन के रूप में बताया जा रहा है, ताकि आप उन प्रश्नों को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कम समय में कर सकें। ठीक है, अब चलें, ये प्रश्न आया हुआ है। अणुसूत्र दिया गया C4H11N से प्राप्त तो कोई दो समवायियों की संरचना तथा IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को कर लेते हैं। अणुसूत्र अणुसूत्र हमारे पास है C4H11N। एक बार कुछ मत करिए, सीधे सीधा देखिए, कार्बन 4 है, 1 2 3 4, लगा दीजिए N। हाइड्रोजन इस जगह पे कितना आना चाहिए आपको पता है, कोशिश करिए अपने आप। 4 संयोजकताएं होती हैं, 2 संयोजकताएं, 2 संयोजकताएं, 2 संयोजकताएं, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एकदम कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, ये पता चल गया इस संरचना सूत्र को बनाने से। ये बन गया। नाम क्या होगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड को N और इसके लिए एमाइन, ब्यूटेन एमाइन बन गया। अब उसने बोला है कि दो समवायियों की संरचना सूत्र बनाइए, IUPAC नाम लिखिए। तो ये पहला हो गया। दूसरा, आप जितना बना सकते बनाओ ना, आपको पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए। इनके कितने संरचना सूत्र बन सकते हैं ये हो सकता था, इनके कितने समवायी हो सकते हैं ये भी प्रश्न हो सकता था। फिलहाल एक बना लिए, ये लीजिए CH3 CH3 और 4 कार्बन वाला है तो 4 के लिए अपन बात कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। तो ये क्या बन गया, ब्यूट N2 एमाइन, ये बन गया CH3 CH2 N CH2 NH CH3, ये भी हो सकता है। N मिथाइल प्रोप N एमीन, ये भी लिख सकते हैं नाम। तो बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसा नहीं है एक या दो, तो कम से कम मैंने 3 लिख दिया। और भी क्या क्या संभावना है उसको ढूंढिए और बनाइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। चलिए पहला देखते हैं परिवर्तन। इससे CH3 CH2 Cl यानी कि क्लोरोइथेन, ये क्लोरोप्रोपेन है, यानी एक कार्बन बढ़ रहा है। तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम बात कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करके देखते हैं। कार्बन की संख्या बढ़ाना है तो CH3 CH2 Cl, अगर इसकी अभिक्रिया KCN से करा दें तो K और Cl निकल जाएगा, KCl Cn जुड़ जाएगा, CH3 CH2 Cn। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएं।
चलिए हम एक काम कर सकते हैं, चलिए निकल ले लेते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं। तो देखेंगे क्या, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड टूट करके मैं इसमें CH3CH2C में से 2 बॉन्ड टूट जाएगा और NH2 इधर हो गया और CH2 इधर हो गया, बन गया। देख रहे हैं? वैसे ही नीचे वाले का आप सोच सकते हैं, क्या सोचें बताइए जल्दी, क्या सोच रहे हैं, जल्दी करिए। चलिए हो गया। चलिए अगला दूसरा है ये वाला, सेम है C6H5CH2Cl। बस इसमें CH2 जोड़ने के लिए मैंने KCN से रिएक्शन कराया। तो क्या होगा, ये KCl यहाँ से भी निकल गया, CN जुड़ जाएगा, C6H5CH2Cn। फिर यहाँ हम वही काम कर सकते हैं, निकल की उपस्थिति में H2 से रिएक्शन करा दिए, तो ये इस तरह से हाइड्रोजनीकरण हुआ और मिल गया हमारे पास C6H5CH2CH2 और ये बन गया NH2। तो ये है, हमने कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराया। बस ये श्रेणी आरोहण कहलाता है, असेंडिंग प्रक्रिया है। फिर बात आता है यहाँ पर आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करोगे। बेंजीन से एनिलीन और इथेनामाइड से इथेनेमीन का निर्माण कैसे करेंगे। तो ये तो बढ़िया है, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। चलिए पहला आंसर करके लिखिए, ऐसा मत लिखिए, आंसर लिख दीजिए, आंसर। तो यहां पर पहले वाले में दिखा है बेंजीन, यानी C6H6 से आपको एनिलीन बनाना है, C6H5NH2 बनाना है। ये कैसे बना पाओगे, जरा देख के सोच के बताइए। चलो C6H6 यानी बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो यहाँ से OH और इसका H निकल जाएगा पानी बन करके और बन जाएगा C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को आप यहाँ पर अपचयन कराएंगे। अपचयन कराने के 2-3 तरीके हैं, तो आप ले सकते हैं SnHCl या FeHCl, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन आपको देगा 6 हाइड्रोजन, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तब ये 2 ऑक्सीजन से 4 हाइड्रोजन निकल गया, तो 2 H2O और इस जगह पर हाइड्रोजन 2 लग जाएगा, तो C6H5NO2 NH2 बन जाएगा, एनिलीन बन गया। कितना आसान है, ठीक है। अब अगले रिएक्शन की तरफ चलें, ये दूसरा रिएक्शन की तरफ, वो है इथेनामाइड। इथेनामाइड क्या होता है बेटा, CH3CONH2 और इथेनेमीन क्या होता है, CH3CH2NH2। अब देखें CH3CONH2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से 4 हाइड्रोजन मिलेगा। ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके पानी बन के निकल जाएगा। 2 हाइड्रोजन जो बचा इस जगह पे जुड़ जाएगा CH3CH2NH2। इस तरह से इथेनेमीन का निर्माण हो गया। तो देख रहे हैं इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं।
बस अगर ना पता हो तो बिल्कुल इसमें प्रैक्टिस ज़रूर करना है एग्जाम में जाने से पहले। चलो साहब आगे बात करता हूँ। सेंडमेयर अभिक्रिया को लिखते हुए रासायनिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ पर सेंडमेयर अभिक्रिया क्या है वही लिखना है आपको। तो सबसे पहली बात है कि सेंडमेयर अभिक्रिया एक्चुअली बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हुए होता है। कुछ लोग डाइइजोटीकरण को मिला करके फिर सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो बात यह है कि हमें करना क्या चाहिए, तो मैं दोनों अभिक्रियाओं को मिला करके आपको एक एक करके दोनों बताता हूं। यहां पर क्वेश्चन है, आंसर। पहली बात होगी इसमें डाइएजोटाइजेशन, इसको डाइएजोटीकरण कहते हैं। क्या होगा डाइएजोटीकरण में? C6H5NH2 की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ HON डबल बॉन्ड O प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह अभिक्रिया होता है। इस जगह पे होता क्या है कि इसका ये 2H इस ऑक्सीजन के साथ और ये OH इस H के साथ, यानी कि 2 जल की अणु निकल जाएगा। जो दिख रहा है उसको ध्यान से देखिए, C6H5N फिर डबल बॉन्ड आपके पास दिख रहा है N, 2H निकलने से 2 संयोजकता बची हुई, डबल बॉन्ड N, फिर उसके बाद Cl। इसको कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में निकलता है, उसके बाद ही सेंडमेयर अभिक्रिया होती है। इस तरह से तो C6H5N2Cl की को यदि जैसे HBr के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो हम लेंगे Cu2Br2, निकल जाएगा HCl, H और ये Cl, ये N2 निकल जाएगा N2, और बच क्या C6H5 और ये Br। ये सेंडमेयर अभिक्रिया है, ये भी अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया है। C6H5N2Cl की अभिक्रिया HCN से कराते हैं, तो CuCN के साथ की उपस्थिति में होगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, फिर ये HCl निकल गया, N2 निकल गया, और यहाँ पर C6H5CN। इस तरह से ये अभिक्रियाएं सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, इसी तरह से अगर आप इन प्रश्नों को हल कराना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प कर सकूं। और चूँकि एग्ज़ामिनेशन बहुत सारे बच्चों का बचा हुआ है तो आप मुझसे ये हेल्प ले सकते हैं। मैं कुछ प्रश्नों को दिखाता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ प्रश्न दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप चाहेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दूँ। हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त किए जा सकने वाले 2 पदार्थ कौन कौन से, ये बताइए। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन के विलयन की विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा लिखिए। हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में, वही प्रश्न है। फिर लिखा है क्रोमेट आयन और मैग्नेट आयन की संरचना और संक्रमण बताना है। अगला प्रश्न है, अंतर संक्रमण तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है और उसकी संख्या बताना है। फिर लिखा हुआ है कि 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इन दोनों आयनों में, ये पता लगाना है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, NiCl4 2- अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, यद्यपि दोनों ही चतुष्फलकी है, क्यों, ये बताना है। ये चतुष्फलकी संकुल जिनमें 2 भिन्न प्रकार के एक दंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हों ज्यामितीय समावता नहीं दर्शाते हैं, क्यों। ऐसे और भी प्रश्न हमारे पास हैं, यानी कि चतुष्फलकी है उसमें ज्यामितीय समावता क्यों नहीं दर्शाती, ये पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारे पास ये, निम्नलिखित यौगिकों को बेंजोइक अम्ल में कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
और ये सारी चीज़ें। इसके बाद अगला प्रश्न है, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों एवं ईथरों से अधिक होते हैं। कारण बताना है क्यों है। एल्डिहाइडों एवं कीटोन के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों से कम होते हैं, क्यों, ये बताना है। अगला प्रश्न बोलता है कि एल्डिहाइड सामान्यतः कीटोन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो ऐसे प्रश्नों का हल चाहिए तो ज़रूर मुझे बताएं। प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पेप्टाइड बंध, प्राथमिक संरचना, विकृतीकरण। क्या होता है जब डी ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ कराते हैं, जैसे HI, ब्रोमीन जल और HNO3 से। फिर अगला प्रश्न है, प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पेप्टाइड बंध, प्राथमिक, हाँ ये तो हो गया, ये दोनों प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, डेनियल सेल के लिए मानक सेल विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। अथवा प्रश्न में है, उन धातुओं के 3 नाम लिखिए जिनका विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण होता है। मरकरी सेल के कोई 3 उपयोग लिखिए। अगला प्रश्न है, उपस संयोजन यौगिकों के लिए संभावित 3 संरचनात्मक समावयवों को सूचीबद्ध लिखिए। प्रत्येक का एक उदाहरण भी लिखिए। अगला प्रश्न है, IUPAC नियमों के आधार पर निम्नलिखित का सूत्र लिखना है आपको। जैसे पहला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2, दूसरा है पेंटाएमिन नाइट्राइडो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड और पोटेशियम ट्राईऑक्साइडो ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। फिर अगला प्रश्न हो गया, ये दोनों प्रश्न हो गए। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। तो ये इस तरह के कुछ प्रश्न हमारे पास है, 17-18 प्रश्न है हमारे पास। ये सारे प्रश्नों के PDF आपको मिल जाएंगे विक्रम सर हैप केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल में। विक्रम सर हैप केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर के हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और इन प्रश्नों का हल चाहिए तो हमें ज़रूर आप मैसेज से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, और ये जो नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है उस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर ही इसके पूरे जवाब मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आपके एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए बनाया है, और अगला जो इसका सेकंड पार्ट अगर बनेगा तो भी आपके एग्ज़ाम के लिए होगा, इन प्रश्नों को हल करने के लिए होगा। बस आप हमें मैसेज करेंगे। जितना ज़्यादा मैसेज आएगा, जितनी ज़्यादा लाइक आएंगे, जितने ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा हम कोशिश करेंगे आपके लिए नया वीडियो बना सकें। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।